नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे। अभिलाष पांडे जबलपुर से ताल्लुकात रखते हैं और पिछले कई सालों से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वे तब भी अध्यक्ष थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। वे तब भी अध्यक्ष थे जब 15 महीनों तक शिवराज की सरकार नहीं थी और राज्य में, सूबे में कमलनाथ जी की सरकार हुआ करती थी। और अब जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभिलाष पांडे भारतीय जनता पार्टी की जो युवा इकाई है, यूथ विंग है, उसके अध्यक्ष हैं। और इस नाते उन्होंने तब भी काम किया है जब सरकार होती है और सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाना होता है, और तब भी बहुत दमदारी और जिदारी से काम किया है जब सरकार नहीं होती है और सरकार के विरुद्ध सड़क पर संघर्ष करना होता है, लाठियां खानी होती हैं, आंदोलन करना होता है। तो अभिलाष पांडे को इस बात का अनुभव है कि उन्होंने सरकार रहते हुए और सरकार न रहते हुए दोनों ही स्थितियों में युवा मोर्चा को संचालित किया है, चलाया है। अभिलाष जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अभिलाष जी, आज जिस तरह का माहौल इस 28 उपचुनाव में देखने को मिल रहा है, बहुत सारे चुनावों को मैंने नज़दीक से देखा है। एक भाषाई मर्यादा होती थी, विपक्ष भी होता था, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, दोनों पार्टियां, नेताओं के बीच में एक जंग हुआ करती थी। लेकिन इस जुबानी जंग में मर्यादा का, आचरण का, शब्दों का, शालीनता का, संस्कार का ख्याल रखा जाता था। इस पूरे 28 उपचुनाव में पता नहीं ऐसा क्या दांव पर लगा हुआ है कि दोनों ही पार्टी का, आपकी पार्टी को भी मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, दोनों ही पार्टियों के नेता इस तरह से गिरकर बात कर रहे हैं, इस तरह से गिरकर बयान दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वर्तमान समय में जो 28 के हमारे उपचुनाव जो मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा का विषय ठीक है कि कौन सा दल चुनाव लड़ रहा है, क्या है, सारा विषय है। लेकिन मैंने इस चुनाव में देखा है, मैं भी इस बात से, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अभी वर्तमान समय में जो हमारे कई ऐसे नेता हैं जिस तरह की बातें जो सुनाई दे रही हैं, चाहे वो कांग्रेस के कल एक बयान कमलनाथ जी का आया है कि एक अनुसूचित जाति की महिला को और जो एक मजदूर से उठकर प्रदेश के मंत्री तक जो बनती हैं, उस महिला के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही दुखद है। और उसके पहले भी भूखा, नंगा, ऐसे शब्द मुझे लगता है कि इससे पहले हमने नहीं सुने थे। लेकिन जिस तरह की जो अमर्यादित तरीके से जो बातें कही जा रही हैं, उसका, मैं तो एक यूथ विंग में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम जो इतने वरिष्ठ लोग जो इस तरह की अमर्यादित बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। और राजनीति में जो हम कहते हैं कि मर्यादित बयान, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको देखकर सीख रही है, आपको देखकर आने वाले समय में जो कहा जाता है कि लीडरशिप अपने वरिष्ठों को देखकर सीखती है, या जो भी नेता वर्तमान समय में होते हैं उनको देखकर भविष्य की पीढ़ी तैयार होती है। कुल मिलाकर उनको हम कौन सी दिशा पे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मर्यादा का पालन इस चुनाव में, जो भी लोग ऐसे अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं उनको मर्यादित रहना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये जो 28 उपचुनाव हैं, आप अभी तक कहाँ दौरे करके आ गए हैं? अगर आप, मैं कल शायद आप हाटपिपलिया में थे, इसके अलावा आपने और किन क्षेत्रों में दौरा किया है और आपको क्या उम्मीद लग रहा है? मैं आपसे बहुत निष्पक्ष आकलन चाहूंगा कि इन 28 सीटों पे, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं, और तो और मायावती जी ने भी कह दिया कि वो 28 सीटें जीत रही हैं। तो हार कौन रहा है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे कोई जवानी जमा खर्च करने वाला आकलन नहीं चाहता हूँ। आप एक बहुत ही सुलझे हुए और समझदार युवा हैं, आपने दौरा किया है, तो क्या आपको अंडर करंट क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक मैं लगभग 16 विधानसभाओं, आज मेरी 17वीं विधानसभा में इंदौर ग्रामीण में मैं जाने वाला हूं, और सावेर के अंदर कुछ चुनावी सभाएं हैं, उन सब चीज़ों में रहूंगा। कल नेपा नगर और मानधाता जाऊंगा। अभी तक लगातार मैं चुनावी दौरे पर हूं, अलग अलग स्थानों पर। और जो युवा मोर्चे की जो हमारी टीम है, वो नीचे तक, पंचायत तक का हमने नेटवर्क खड़ा किया और वहां पे सब लोग काम कर रहे हैं। रोज का हमको फीडबैक भी मिल रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो वर्तमान समय में जो चुनाव का जो समर चल रहा है, उसमें मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव के परिणाम जो आएंगे
वो परिणाम जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है। जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, जनता विकास की सरकार चाहती है, जनता लोकतंत्र में जवाबदेही की सरकार चाहती है कि यदि आपने हमें अपना मताधिकार दिया है तो हम आपके साथ विकास के मुद्दों के साथ खड़ा करेंगे। आज का नौजवान जो है वो विकास पसंद करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये चुनाव जब शुरुआत की थी तब की परिस्थितियां चुनाव की कुछ और रही होंगी, लेकिन आज के परिदृश्य में मैं आज जिस तारीख पे बैठा हूं, इस तारीख की मैं बात करूंगा तो हम चारों तरफ से चुनाव की जो ध्वनि मिल रही है, जिन जिन विधानसभाओं से मैं होकर आ रहा हूं। अभी मैं अनूपपुर था, अनूपपुर के अंदर मैंने देखा चुनाव की जिस स्थिति पे थी। अभी बीच में मैं ग्वालियर के बेल्ट में था, वहां पर मैंने देखा। अब धीरे धीरे चुनाव का जो परिणाम, जो जिस तरफ चुनाव बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक स्थायी सरकार चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर जो बातें हमने कही है उसको यथार्थ के धरातल पर उतारने वाली सरकार चाहता है। 16 महीने में जो कांग्रेस की सरकार थी, जो भी वचन पत्र पे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस इस बात के लिए जनता के सामने खड़ी हो गई है कि ये झूठ के आधार पर ही हमसे इन्होंने मताधिकार का उपयोग कराया था। किसानों को 2 लाख रुपए का लालच, युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का लालच, कुल मिलाकर ये सारी बातें झूठ थी, झूठ का पुलिंदा था। इसलिए भाजपा के साथ आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि इतने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि मध्य प्रदेश में हम सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख रुपए तक। देखिए, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो ये लोग जो छोड़कर कांग्रेस आए हैं, ये इसी बात के लिए छोड़कर आए हैं कि इन्होंने जो वादे किए थे, जिस आधार पर इन्होंने वोट मांगा था, कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि अब हम जनता के सामने खड़े होने लायक नहीं बचे हैं। हमने युवाओं से, जहां भी जाते थे युवा पूछते थे। अभी आपने देखा होगा कमलनाथ जी कई जगह गए, आपने अभी सुहासरा के अंदर देखा होगा, अनूपपुर के अंदर देखा होगा, ग्वालियर के अंदर देखा होगा, युवाओं ने बड़ी संख्या में कमलनाथ का विरोध किया, काले झंडे तक दिखाए कि तुमने उस समय 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, आज तुम किस मुंह से हमारे पास आए हो और अब कौन सा नया झूठ बोलने आए हो। इसलिए सारे लोग, जितने भी विधायक कांग्रेस छोड़कर आए हैं, वो इस बात के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है वो बात करने का काम करेगी और हम जनता के सामने खड़े हो पाएंगे आगामी समय में। इसलिए वो सारे लोग भाजपा के साथ आए हैं और कांग्रेस जितना झूठ उन्होंने बोला था, उस झूठ के आधार पर कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी। और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में परिणाम जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है, गद्दार का मुद्दा, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा, जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र में दलीय निष्ठा, दल के प्रति विश्वास और मतदाता ने जिस भावना के साथ जिस सिंबल पे आपको चुनकर भेजा है, उस सिंबल की कदर करते हुए 5 साल तक जनता की सेवा करना, ये कहीं ना कहीं वो आपकी जो डेफिनेशन है लोकतंत्र की, जिसके बारे में आपने बात की, उससे कहीं डिफर जाता है मामला। और जनता के बीच में ये सवाल है, जनता, मैंने भी दौरे किए, जनता ये पूछ रही है कि भाई हमने इनको कांग्रेस के सिंबल पर दिया था लेकिन इन्हें हमसे पूछे बिना ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कहीं ना कहीं गद्दारी की बात और टिकाऊ और बिकाऊ की बात जनता को अपील कर रही है। आपके पास इसकी काट क्या है? आप किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि ये बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है? देखिए, गद्दारी उस शब्द को कहा जाता है कि हमने आपसे वादा किया और आपके साथ हमने उस वादे को निभाया नहीं। हमने आपसे झूठे वादे किए। हमने कहा आपसे कि हम आपको 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे किसानों का, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। ये वफादारी है कि गद्दारी है? 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम नौजवानों को देंगे। आपने कहा हम नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ेंगे। जब ये रोजगार के साथ जोड़ने की जब बात आई, तब आपने ये बात कही कि हम नौजवानों को स्किल्ड करेंगे और नौजवानों को स्किल्ड करेंगे ढोर चराकर, गाय चराकर, सपेरा बनाकर, इस प्रकार बैंड बजाकर। इस प्रकार की स्थिति जब बनी, तब गद्दार कौन है, वफादार कौन है, ये नौजवान जानते हैं। आपने जब भी ये सारी बातें कही, उन सारी बातों को अब जो समझ में आ रहा है जनता को कि वफादार वो हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि हम आपके साथ ये काम करेंगे और वो नहीं कर पाए। उनको ये लगा कि कांग्रेस में ये काम संभव नहीं है, तब उन्होंने कांग्रेस की सरकार को उठाकर गिराकर पटक दिया और वो ये समझ गए कि कांग्रेस के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी ने झूठ बोला था, इसीलिए वो जनता के साथ वफादारी की। हाँ, कांग्रेस उनको अपने साथ गद्दार कह सकती है, लेकिन जनता के साथ वो एक्चुअल वफादार हैं और वो वफादारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। वो जानते हैं कि विकास कहीं हो सकता है, जनता का हित हो सकता है, जनता के साथ वफादारी हो सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकती है। जमीनी कार्यकर्ता है, बरसों से जो काम कर रहा है, जो आपके लिए जिसने संघर्ष किया है, उस कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि अब मेरा भविष्य क्या,
और ये कार्यकर्ताओं को नहीं लग रहा, आपके बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि हमारा भविष्य क्या है। जिस हाटपिपलिया में कल आप थे, वहां दीपक जोशी को अपना भविष्य अब समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से लड़ेंगे अगला चुनाव। जो सीट थी वो तो दीपक जोशी की जो सीट थी वो तो आपने मनोज चौधरी को दे दी। वो बड़े परेशान हो रहे हैं शेजवार साहब की, जिस सीट पे उन्होंने प्रभुराम चौधरी को 5-7 बार हराया, उस सीट पे वो अपने लड़के को स्थापित करना चाहते थे, मुदित को। अब वो सीट तो प्रभुराम चौधरी की हो गई या उनके लड़के की हो जाएगी। ऐसी परेशानी जो है वो रुस्तम सिंह को है, ऐसी परेशानी जो है अजब सिंह कुशवाहा को थी, वो छोड़कर चले गए। तो ये जो आपके नेता कार्यकर्ता, सतीश सिकरवार, ये बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपके अब बड़े असमंजस में हैं कि ये जो दत्तक पुत्र हमारे पास आ गए हैं 26 लोग 22 लोग जो भी हैं, इनका हम क्या करेंगे। और आप जिस विधानसभा सीट से आते हैं जबलपुर की, वहां पहले ही आपकी पार्टी में इतना संघर्ष है, अब सिंधिया जी के भी कोई समर्थक वहां आ गए, तो अब अभिलाष को कब मौका मिलेगा भाई? अभिलाष की अभिलाषा कब पूरी होगी? ये सवाल हर छोटे कार्यकर्ता के मन में है कि हमारा भविष्य क्या है भारतीय जनता पार्टी में। ये तो अचानक 22, 23, 25 कहीं बाहर के आएंगे और हमारे नेता बन के हमारे कंधे बैठ जाएंगे और हमको एक आम आदमी की तरह इनकी पालकी उठाना पड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग इसलिए है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट। इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। मध्य प्रदेश में जितने भी विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जितने भी लोग बीजेपी में आए हैं, शुरू में ये बात जरूर हो सकती है कि कार्यकर्ता के मन में ये भाव आ सकता है कि भाई ये सारे लोग भी आ गए हैं जिनके साथ हमने वर्षों तक संघर्ष किया है। लेकिन आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा है। यदि नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि ये सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और अब हमारे प्रत्याशी के रूप से भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मैं ये मानता हूं कि मैं और मेरे जैसे ऐसे लाखों कार्यकर्ता, मेरे से कई वरिष्ठ आपने जिनका नाम लिया, आदरणीय दीपक जोशी जी, कैलाश जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। आपने जिन का आदरणीय सेजवार जी का नाम लिया, सेजवार जी भी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। रुस्तम सिंह साहब पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये जानते हैं कि ये एक ऐसा दल है जो हमारे कार्यकर्ताओं की कद्र भी करेगा, आगामी समय में हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता भी करेगा। इसलिए सारे लीडर्स एक साथ मिलकर कमल खिलाने के लिए। अब जिस सावेर में आप जाना चाह रहे हैं आज, वहां जो आपकी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे सावन सोनकर, वो पिछली बार भी उम्मीदवार थे, दावेदार थे, उसके पहले भी दावेदार थे, या उनका परिवार बरसों सीट पर चुनाव जीतता रहा। उनके चाचा स्वर्गीय प्रकाश सोनकर बहुत जनाधार वाले नेता थे, बड़े लीडर थे। अब सावन सोनकर का भविष्य तो बहुत ही अंधकार में हो गया, क्योंकि पहले तुलसी सिलावट है, राजेश सोनकर ऑलरेडी हैं, तो कहाँ कब किसको मौका मिलेगा? ये तो बहुत ही सिचुएशन बिगड़ गई। आप ये जरूर कह दें कि कार्यकर्ता हैं, समझा दिया नेशन फर्स्ट है, लेकिन राजनीति में भी तो व्यक्ति अपने लिए तो आता है ना। राजनीति में कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं। आप भी राजनीति में काम कर रहे हैं तो आपकी भी इच्छा रही है कि भाई मैं विधायक बनूं और जो अपने क्षेत्र में मेरे साथ के लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो ये आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने एक बात देखी होगी, ये अन्य दलों में कभी संभव नहीं है। राजेश सोनकर जी उस विधानसभा चुनाव में तुलसी सिलावट जी से चुनाव हारते हैं। हमारे सावन भाई वहां से विधानसभा के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आज आप चुनाव में देखेंगे तो तुलसी सिलावट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। उसमें सावन सोनकर भी है, राजेश सोनकर भी है। इसलिए सारे लोग एक साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और मैं फिर दावे के साथ आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने कार्यकर्ता और कैडर की चिंता होती है। उसका एक उदाहरण मैं अपना देता हूं। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूं, शिक्षक का बेटा हूं, माता पिता दोनों शिक्षक हैं, लेकिन आज मैं युवा मोर्चे जैसे महत्वपूर्ण विंग का प्रदेश अध्यक्ष के रूप से काम कर रहा हूं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम करने वाले कैडर को, जो दल के प्रति निष्ठावान होकर काम करता है, उसको निश्चित तौर पर अवसर देती है। और मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूं कि आगामी चुनाव के परिणाम के बाद आप देखिएगा कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी उनको अवसर भी देगी। और वो सारे लोग इस बात के साथ विश्वास के साथ खड़े हैं कि हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी हो, नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, शिवराज जी हो, बीडी शर्मा जी हो, कैलाश जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कोई भी हमारे लीडर्स है, ये सारे हमारे नेताओं का आगामी भविष्य में ध्यान भी रखेंगे और आगे भी उनको बढ़ाने वाले हैं। देखिए, अभी आपको कांग्रेस के एक के बाद एक जो सेल्फ गोल हो रहे हैं, पहले नारियल वाला सेल्फ गोल किया कांग्रेस ने, नारियल पर आपत्ति उन्होंने जताई कि आप शिवराज जी जो है नारियल लेकर चलते हैं। फिर भूखा नंगा बोल दिया शिवराज जी को।
फिर इमरती देवी को आइटम बोल दिया। ये जो लगभग 4-5 सेल्फ गोल कांग्रेस कर गई है, इसका कितना एडवांटेज चुनाव में आपको मिल रहा है? देखिए, सेल्फ गोल नहीं है ये, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति है। ये चुनाव जो आने वाला है, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस ये समझ गई है कि जनाधार खिसक रहा है, कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। और एक बात और यदि मैं कहूं कमलनाथ जी के बारे में, कि एक बड़ी अच्छी एक कहावत है कि लौटे जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इस पूरे इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह जी ने कैसे सरकार को धराशायी किया, ये सबके ध्यान में है। और कमलनाथ जी जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पीछे से जो तीर चल रहे हैं, जब पलट कर देख रहे हैं तो उनके अपने लोग ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे चुनाव के अंदर आप देख रहे होंगे कांग्रेस में कमलनाथ अकेले पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त नेतृत्व है जिसके साथ, लीडरशिप के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर ताकत के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की जो दुरावस्था हो रही है, वो दुरावस्था हम जो देख रहे हैं, उस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से हारी हुई महसूस कर रही है। इसलिए अनर्गल बयान, इस तरह की बातें, इस तरह के शब्दावली का उपयोग कांग्रेस निरंतर करती चली जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो हर चुनाव में बहुत ताकत के साथ काम करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो जो आपकी बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी है वो आप लोगों का अधिकार हथिया लेती है। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे को अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है। और इस देश की लीडरशिप में यदि हम बात करें तो चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे अमित शाह जी खुद हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, कलराज मिश्र जी हों, ऐसे जितने भी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं युवा मोर्चे से ही निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। नड्डा जी भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चे के, आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुल मिलाकर ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ऐसे सारे लीडर्स की यदि हम बात करें तो यहीं से निकलते हैं। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि युवा मोर्चे के कार्यकर्ता जो ईमानदारी के साथ नीचे मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो लगातार जनता के बीच में, युवाओं के बीच में लगातार तत्पर है, देर सवेर ही सही लेकिन युवाओं को पार्टी अवसर देगी। देर तो होती है, आपने माना, देर सवेर ही सही। देर सवेर सही मेरा कहने का अर्थ यह है, हमारे इस बार भी हमारे कई नौजवान साथी चुनाव पर लड़े, विधानसभा के अंदर गए। समय, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सबको अवसर मिलता है। और मुझे लगता है कि युवा मोर्चे के कार्यकर्ता आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। तभी हम कहते हैं कि युवा मोर्चा वो डंडा है जिसमें पार्टी का झंडा है। और आगामी समय में युवा मोर्चे के नौजवान भी नेतृत्व करते हैं और ये पार्टी अवसर भी देती है। और हमारा उदाहरण भी बड़ी संख्या में, बड़े लंबी फहरिस्त भारतीय जनता युवा मोर्चे से निकले हुए नेताओं की है। बिलास जी, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ 9 सीट चाहिए सरकार को पूर्ण बहुमत में लाने के लिए। आपके पास 107 कमल छाप हैं, 9 अगर आपके जीत जाएंगे तो आप 116 हो जाओगे, जो मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए चाहिए। और कांग्रेस के पास चूंकि अभी इस समय 88 है, उनको ये पूरी 28 सीट जीतना होगी। अगर वो 28 सीट पूरी जीतेंगे तो वो भी 116 हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो 7, 4 निर्दलीय और 3 सपा बसपा, ये 7 जो बिन पैंदी के लोटे हैं, जो कभी आपकी तरफ चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, ये 7 कमलनाथ जी को भरोसा देकर बैठे हुए हैं। और आपकी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक कमलनाथ जी के संपर्क में हैं, कमलनाथ जी को भरोसा दे बैठे हैं कि अगर आपको इस 28 में से अगर आप 15-20 भी लिया है तो हम लोग वैसे ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आ जाएंगे जैसे कि ये 22 कांग्रेस छोड़कर आए थे। 2 ने तो राज्यसभा चुनाव में संकेत दे दिया, जुगल किशोर बागरी ने और हमारे गुना के विधायक जी ने, जाटव जी ने, गोपीलाल जी ने। और 2 जो है मेंढक की तरह भागते ही रहते हैं, शरद कौल और नारायण त्रिपाठी जी, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, वो तो सुबह ही पता होता है कि वो कहाँ होंगे। तो ये 4 विधायक तो आपकी पार्टी के हैं जो कमलनाथ जी के संपर्क में है। क्या लगता है कि देश, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा जैसा कि अभी हुआ? देखिए, आप बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और दावे के साथ आपसे कहता हूं कि इन सब बातों की किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। इस 28 विधानसभा चुनाव के अंदर आने वाले परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलकर आएंगे और प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर चलती रहेगी। ये जितने भी अटकल और जुगाड़ लगाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं,
ये एक कमलनाथ जी हमेशा इस बात को कह रहे हैं कि आने वाला समय और हमारा अच्छा होगा। उन्होंने तारीख बता दी 18 नवंबर को शपथ लेंगे वो। कोई बात नहीं, उन्होंने एक बात और कही थी जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे कि 15 तारीख को कमलनाथ जी तिरंगा झंडा फहराने वाले हैं। 15 अगस्त में वो तिरंगा फहराने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने कहा था पिछले साल से आने वाला साल अच्छा है, इसलिए आप अपना मन बहलाइए, दिल बहलाइए। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, जनता भी पसंद कर रही है। और इस आने वाले चुनाव में जो परिणाम आएंगे 3 तारीख के दिन, मैंने तो एक बात और कही है कि दशहरा मनाने का काम 26 और 27 में नहीं होगा। दशहरा 3 तारीख के दिन मनाया जाएगा और कमल की बटन दबा दबा कर असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व के रूप में 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश का नौजवान कांग्रेस के सामने उसके दरवाजे बंद करने का काम करेगा और हम दशहरे का उत्सव मनाएंगे। और आने वाले 11 तारीख को आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जितनी अटकलें कमलनाथ जी ने लगा रखी हैं, जितने जुगाड़ पेंच लगा के रखे हैं, इतना बड़ा अंतर आने वाला है कि कुछ भी नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। एक बात और है कि आपकी पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि 75 वर्ष से ऊपर के जो नेता हैं उनको टिकट नहीं दिया जाए। हमारी अपनी सुमित्रा महाजन सांसद 8 बार की सांसद थी, बहुत ही बड़ी नेता हैं और बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी सक्षम थी, उसके बावजूद उनका टिकट कटा। राघव जी का कट गया, सरताज सिंह जी का कट गया, बहुत सारे लोगों को कट गया। और ये कहा गया कि अमित शाह चाहते हैं कि 75 के पहले का टिकट, बड़ों का टिकट ना रहे। तो जो आपके यहाँ की बुजुर्ग टीम है जो 75 की या आसपास की 72, 73, 74 की है, जिनका उनको लगता है कि उनका आखिरी विधायकी का कार्यकाल है, वो सब लोग इस वक्त कमलनाथ जी के संपर्क में हैं। मैंने आपसे फिर कहा ना कि ये चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब आपको स्पष्ट दिखेगा कि कमलनाथ जी जो जुगाड़ तुगाड़ की राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, कमलनाथ जी सबसे पहले अपने घर को बचाने का प्रयास करिए, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करिए, तब सामने सेंध लगाने की कोशिश करिए। आप सामने सेंध लगा रहे हैं, पीछे से पूरी टीम सरकी चली जा रही है। दिग्विजय सिंह जी को अभी तक कांग्रेस सामने नहीं ला रही है। एक राजनीतिक के छात्र होने के नाते राजनीति को सीख रहे हैं आप युवा मोर्चा में, आप इसको किस रूप से ले रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आज भी गांव-गांव में उनके समर्थक हैं और आज भी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहली पसंद अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ नहीं थे या ज्योतिरादित्य नहीं थे, दिग्विजय सिंह थे। वो दिग्विजय सिंह पर्दे के बहुत पीछे हैं, मंच पर नहीं आ रहे, क्या वजह है उसकी? मुझे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर कमलनाथ जी का विश्वास नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा देखते ही लोगों को 2003 के पहले का मध्य प्रदेश नजर आता है। वही मध्य प्रदेश जिस समय दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बत्ती में, पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। गड्ढे शुरू हुए तो मध्य प्रदेश प्रारंभ हो गया। इसीलिए लोगों ने दिग्विजय सिंह से, कार्यकर्ता या कांग्रेस का कैडर हो सकता है दिग्विजय सिंह के साथ खड़ा, लेकिन इस प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को देखते ही भागने का काम करती है। ऊपर से आपने पेंट कर दिया मिस्टर बंटा ढार। मिस्टर बंटा ढार के नाम से दिग्विजय सिंह जी जाने ही जाते हैं और मिस्टर बंटा ढार के नाम से दिग्विजय सिंह जी का जैसे ही नाम आता है, प्रदेश की जनता भागना शुरू कर देती है कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो अंधकार में डुबा देंगे, ये वही दिग्विजय सिंह है जो सड़कें समाप्त, ये सब सारी चीजें। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस में आपस में विश्वास नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि जहां से तीर चल रहे हैं उन तीरों में बहुत सारे तीर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कई तरह से लोगों को समझ में भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कमलनाथ जी आज पूरे चुनाव में अकेले इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस का आपस में विश्वास नहीं रहा है। कांग्रेस के नेता, आज कांग्रेस के पास नीति, नियत, नेता और नारा, सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। कांग्रेस की लीडरशिप नहीं बची है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए कमलनाथ अकेले दिख रहे हैं। और मिस्टर बंटा ढार जिस विधानसभा चुनाव में जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं वहां पर जनता कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगी। ये कमलनाथ भी जानते हैं। कहीं ये अकेले कमलनाथ आप सब पे भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? शेर, अकेला शेर जो है सवा शेर तो साबित नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जी के आगे भी कमल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो आजकल तो आप लोग उनको कमल सेठ कहने लगे। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी बेचारे बुजुर्ग भी हैं, और जिस तरह से कांग्रेस कमलनाथ को धक्का देने का काम कर रही है, धक्का, पीछे से धक्का लगाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक साथ, एक सुर में,
एक ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। कमलनाथ जी अकेले पड़ चुके हैं, कांग्रेस पूरी कमलनाथ जी के साथ नदारत नजर आ रही है। हम जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, आप भी देख रहे होंगे, सारा मीडिया भी दिखा रहा होगा, कहां कांग्रेस के लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का पूरा मनोबल टूटा हुआ है क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और कमल खिलने वाले हैं। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी आपका स्टूडियो में आकर दर्शकों से बात करने के लिए। अभिलाष पांडे का ये कहना है कि कमलनाथ अकेले पड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान संभाल रही है। ये तो वक्त बताएगा 10 तारीख को कि अकेले कमलनाथ भाजपा पर भारी हैं या सच में कमलनाथ अकेले पड़ गए हैं। इंतजार करना होगा हमें नतीजों का, और इंतजार करिए ताज़ा तरीन खबरों का। देखते रहिए DZN न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।